दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबका कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों आज की हमारी वीडियो जो है वह भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर आधारित है। इस वीडियो के अंदर हम विस्तार पूर्वक आपसे भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर एक बढ़िया सी चर्चा करने वाले हैं। साथ ही हम समझेंगे कि भारत की पाकिस्तान नीति का विकास कैसे होता है। विभिन्न चरणों में हम भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को डिवाइड करके समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम दोस्तों भारत के पहले प्रधानमंत्री आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के आज के हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक की विदेश नीति आखिर पाकिस्तान के संदर्भ में कैसी रही, उन सभी चीजों पर हम आपसे इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक बात करने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो काफी अलग किस्म का है। YouTube पर इस तरह की सामग्री आपको शायद ही अवेलेबल मिले जो कि इतने कम समय में आपको भारत और पाकिस्तान के संबंधों की जटिलता को समझा पाए। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाली जो वीडियोज हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना मत भूलिएगा। मैंने और भी कुछ वीडियो जो भारत और पाकिस्तान के संबंध में इससे पहले बनाए थे, उन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं भारत और पाकिस्तान संबंधों की। देखिए हम आज अपने डिस्कशन की शुरुआत एक न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से करते हैं, क्योंकि रीसेंट सिनेरियो भारत और पाकिस्तान का क्या है रिलेशनशिप के संदर्भ में, ये सारी चीजें पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, उनका एक बयान आया कि सीमा पर आतंक नहीं सहेगा भारत, पाक करे रिश्तों पर फैसला। ये हमारे भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, उनका ये बयान है। विदेश मंत्री ने कहा कि 2014 के बाद से भारत सहन नहीं करता है सीमा पर आतंकवाद। इस आर्टिकल के अंदर दोस्तों भारत का जो है वार्निंग है, भारत का एक स्टैंड यहाँ पर दिखाया गया है। चाइना और पाकिस्तान दोनों के संदर्भ में बात की गई है। एस जयशंकर साहब ने, जब ये आर्टिकल आप विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे तो आप पाएंगे इस आर्टिकल के अंदर जयशंकर साहब ने कहा है कि भारत से कैसे रिश्ते रखने हैं ये चाइना और पाकिस्तान खुद डिसाइड करेंगे। यदि चाइना अपना एक्सपेंशन रोक देता है, जो कि सीमा पर लगातार घुसपैठ करता रहता है, भारतीय सीमा के अंदर उसके सैनिक पेट्रोलिंग करते आते रहते हैं, उसको बंद कर दे। पाकिस्तान जो सीमा पार आतंकवाद है, जो जम्मू कश्मीर में उसको बढ़ावा देता है, उसको बंद कर दे, तभी भारत के साथ रिश्तों को नॉर्मल किया जा सकता है। दोस्तों इस वीडियो को थोड़ा सा रोक करके न्यूज़पेपर की पूरी कटिंग को आप अच्छे से पढ़ेंगे, और जो समरी थी इस कटिंग की न्यूज़पेपर की वो मैंने आपसे बता दिया है। दो तीन चीजें यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जयशंकर जी ने क्या क्या कहा है, ठीक है, भारत और चीन और पाकिस्तान के संदर्भ में। ठीक है, ये सब चीजें आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। देखिए यहाँ पर एक और न्यूज़पेपर की कटिंग है, ये जनसत्ता न्यूज़पेपर है। आप सब जानते हैं कि ये बड़ा ही अच्छा न्यूज़पेपर है। वैसे इसको लेफ्ट का न्यूज़पेपर माना जाता है, लेकिन हाँ ये काफी अच्छा न्यूज़पेपर है, इसलिए इसकी भी एक कटिंग को हम शामिल करते हैं पाकिस्तान और भारत के रिश्तों के लिहाज के संदर्भ में। दोस्तों भारत के साथ व्यापार वार्ता शुरू करे शाहबाज सरकार, ऐसा किसने कहा जानते हैं? अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पाकिस्तान के कारोबारियों ने, प्रधानमंत्री जो वहां के हैं पाकिस्तान के शाहबाज शरीफ, उनसे ये चीज उन्होंने कहा है। पाकिस्तान का एक बड़ा ही फेमस अखबार है डॉन में एक खबर छपी, उसके अनुसार डॉन के अनुसार ये खबर क्या थी कि प्रधानमंत्री ने निर्यात के जरिए अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने के तरीके तलाशने के लिए व्यापारिक समुदाय के साथ बैठक, यानी कहां के प्रधानमंत्री? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। हालांकि उनके संकल्प को उद्योग जगत के लोगों की आशंकाओं का सामना करना पड़ा, जिन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में खासकर उच्च ऊर्जा लागत, असंगत सरकारी नीतियों के साथ व्यापार करना लगभग असंभव है। आप सब जानते हैं कि इस समय पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ही चरमरा गई है, एकदम बैंकरप्ट लगभग हो चुका है। पाकिस्तान अर्थव्यवस्था का हाल बहुत ही खस्ता है। जब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ती है तो उसका राजनीतिक, सामाजिक, हर तरह का जो ढांचा होता है वो चरमरा जाता है। तो इसलिए पाकिस्तान इस समय बहुत ही संकटमय परिस्थितियों से गुजर रहा है। ठीक है, तो ये इस न्यूज़पेपर की कटिंग को भी आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़िएगा, काफी शानदार चीजें इस कटिंग के अंदर दी गई हैं। तो चलिए दोस्तों, अब न्यूज़पेपर की कटिंग के बाद हम प्रारंभ करते हैं भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की पृष्ठभूमि से शुरुआत करते हैं। उसके बाद हम आपको पूरी पृष्ठभूमि 1947 से लेकर 2024 तक सारा कुछ आपको इस वीडियो के अंदर समझाने वाले हैं।
देखिए यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के संबंध में हम सबसे पहले पृष्ठभूमि डिस्कस करेंगे, यानी कि थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे। बैकग्राउंड के अंदर ये मैप आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये है सर रेडक्लिफ, जो कि एक ब्रिटिशर वकील थे। इन्होंने ही भारत और पाकिस्तान के बीच जो लाइन है उसको खींचा था। और यहाँ पर ये नक्शे के अंदर आपको रेड जो लाइन दिख रही है, यही है रेडक्लिफ लाइन, जो भारत और पाकिस्तान को डिवाइड करने के लिए, विभाजित करने के लिए खींची गई थी। थोड़ा सा पहले हम कहानी समझते हैं। शत्रुता का चरण यानी कि 1947 से 2001 तक देखने से पहले थोड़ा सा हम कहानी समझते हैं। जो भी इतिहास के जानकार लोग हैं वो ऐसा जानते हैं कि सन 712 ईस्वी के आसपास इधर से मुस्लिम आक्रमण होता है भारत की टेरिटरी के अंदर। अभी तक देखिए पाकिस्तान नहीं है। 712 की अगर हम बात करेंगे 712 ईस्वी में, तो 712 ईस्वी में पाकिस्तान नाम का कोई भी देश नक्शे के अंदर नहीं होता है। एक ही देश होता है भारत। ये पूरी जो भूमि में एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये पूरा भारत ही हुआ करता था। 712 में दोस्तों मुस्लिम आक्रमण भारत के अंदर होता है। उसके बाद धीरे धीरे छुटपुट कुछ लड़ाइयां लड़ी जाती हैं। उसके बाद 1200 ईस्वी के आसपास जो है एक बड़ी सल्तनत की स्थापना करता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका नाम है आप सब जानते हैं दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत दोस्तों चलती है 1526 ईस्वी तक। ठीक है, पानीपत के युद्ध तक, जब तक मुगल बादशाह बाबर, जो पहला मुगल बादशाह था, वह भारत में प्रवेश नहीं कर गया। दिल्ली सल्तनत का अंतिम जो अंतिम जो बादशाह था दिल्ली सल्तनत का, जिसका नाम था इब्राहिम लोदी, उसको 1526 में पानीपत के युद्ध के अंदर बाबर ने पराजित करके भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी। अब 1526 से भारत के ऊपर 1803 ईस्वी तक किसने शासन किया? मुगल साम्राज्य ने। मुगल साम्राज्य आया। ठीक है, कौन आया? मुगल आए। मुगल ने 1803 तक जो है शासन किया भारत के अंदर। आप लोग इस तिथि को ऐसे समझ सकते हैं कि 1803 में ही दिल्ली पर, जो कि भारत का केंद्र हुआ करता था, कब्जा किया था किसने? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों का दिल्ली पर कब्जा 1803 में हो गया था। ठीक है, यहां से हम इस चीज को समझते हैं। उसके बाद 1803 से लेकर के 1947 तक लगातार अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया। उसके बाद यहां पर ये चीज थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, फिर मैं आपको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो यहां पर होता क्या है कि अब आप अंग्रेजों का शासन 1947 तक समझ चुके हैं। ठीक है, पहले क्या था भारत में? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत, उसके बाद फिर मुगल आए, मुगल, और उसके बाद आए अंग्रेज। ठीक है, और तमाम लड़ाइयां लड़ी गई भारत के स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा। उसके बाद अंग्रेजों ने 1947 में भारत को आजाद कर दिया। लेकिन वो जाते जाते एक बहुत बड़ी समस्या छोड़ गए भारत के अंदर, जो कि द्विराष्ट्र का सिद्धांत जो डेवलप हो गया इस देश के अंदर। यानी कि पहले ये सिर्फ एक देश हुआ करता था भारत, लेकिन उसके बाद जो है 1947 में जो है दो राष्ट्र बनाए गए। एक था पाकिस्तान और एक था भारत। पाकिस्तान दोस्तों दो तरफ बना था, एक भारत के पश्चिम में और एक भारत के पूर्व में यहाँ पर। ठीक है, तो बाद में किस तरह से 1971 के युद्ध में ये वाला पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। उसके बाद अब जो है यही पश्चिम में एक पाकिस्तान रह गया है। ये सारी कहानी हम आगे वीडियो के अंदर समझेंगे। आई होप दोस्तों आपको कुछ जो पृष्ठभूमि थी वो समझ आई होगी। ठीक है, उसके बाद आइए अब स्टार्ट करते हैं इसके विभिन्न चरण। हम 1947 से 2001 तक देखेंगे। ठीक है, ये सर रेडक्लिफ है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इन्होंने ही भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा जो है खींची थी, इसलिए रेडक्लिफ लाइन याद रखिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच जो है एक विभाजन रेखा है। चलिए शत्रुता का चरण 1947 से 2001 तक समझते हैं। देखिए 1947 में विभाजन के नतीजे और कश्मीर संघर्ष। 1947 में जैसे ही भारत और पाकिस्तान दो देश दुनिया के नक्शे पर उभर कर आए, भारत तो पहले ही था
दो देश का मतलब ये नहीं कि भारत तो 1947 में आया, नहीं, भारत बहुत पहले से था, लेकिन पाकिस्तान नाम से एक नया देश जैसे ही बना, उसके बाद कश्मीर के अंदर मुस्लिम बहुल आबादी थी, इसलिए पाकिस्तान चाहता था कि कश्मीर पर उसी का कंट्रोल हो, क्योंकि पाकिस्तान जो बनाया गया था वो धर्म के आधार पर ही बनाया गया था, क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन जितनी भी थी वो पाकिस्तान के अंदर चली गई थी। हालांकि छुटपुट लोग इधर भी रह गए थे, उधर भी रह गए थे, लेकिन हालांकि पाकिस्तान के अंदर अब देखें तो जो माइनॉरिटीज हैं, हिंदू वगैरह, सिख वगैरह, वो बहुत कम संख्या में रह गए हैं, लेकिन आज भी काफी बड़ी संख्या में मुसलमान, शायद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी भारत के अंदर मुस्लिमों की रहती है, वो यहाँ पर रह गए। तो कश्मीर को लेकर इसलिए विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ क्योंकि कश्मीर को पाकिस्तान चाहता था कि यहाँ पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, इसलिए ये हमसे मिलकर रहे। फिर विभाजन के कारण क्या हुआ, बड़े पैमाने पर पलायन हुआ और हिंसा हुई। ठीक है, जब दोनों देश बटे, उसके बाद धर्म के आधार पर इन दोनों देशों में एक दूसरे लोगों की हत्याएं हुई, इससे काफी बड़े पैमाने पर हिंसा व्याप्त हुई और पलायन हुआ। तो दोस्तों 1947 के अंदर क्या हुआ कि कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान का पहला युद्ध हो गया, जो मैंने समझाया। कश्मीर के अंदर पाकिस्तानियों ने चढ़ाई कर दिया था कि कश्मीर को हम कब्जा करके अपने जो देश का हिस्सा बना लेंगे, लेकिन भारत का इंटीग्रल पार्ट होने की वजह से भारत ने वहां पर सैन्य ऑपरेशन किया, उसके बाद पाकिस्तानी कबायलियों को मार करके वहां से भगा दिया। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर नाम से एक छोटा सा हिस्सा भी पाकिस्तान के पास रह गया, कश्मीर का। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान ने एक हिस्से पर नियंत्रण हासिल कर लिया, जिसको पीओके जो मैंने बताया। ठीक है, लेकिन इससे तनाव जो है भारत और पाकिस्तान के बीच जारी रहा। फिर साल आता है 1949, जब कराची समझौते ने संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षकों की देखरेख में एक संघर्ष विराम रेखा की स्थापना की। उसके बाद क्षेत्र में यानी कि कश्मीर के अंदर जनमत संग्रह कराए जाने की सिफारिश जो है इस पर्यवेक्षक दल ने की थी, लेकिन हालांकि ये जो जनमत संग्रह है वो कश्मीर में कभी हो नहीं पाया। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो पाकिस्तान के बीच युद्ध और समझौते कैसे होते हैं। 1965 में भारत और पाकिस्तान ने एक फुल फ्लेजेड वॉर लड़ा। उसके बाद 1971 में बांग्लादेश जो है की आजादी को लेकर के भी भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़ी लड़ाई लड़ी, जिसका एक विस्तार पूर्वक वीडियो है, वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि हमें इन संबंधों को पूरा विस्तार पूर्वक संक्षिप्त में डिस्कस करते हुए इस वीडियो को समाप्त करना है, इसलिए हम इन युद्धों पर फोकस नहीं कर रहे हैं, बस एक टाइमलाइन और डेवलपमेंट समझने की कोशिश कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान रिलेशंस की। उसके बाद दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप से ताशकंद समझौता और शिमला समझौता इन दोनों देशों के बीच किया गया। फिर भारत ने 1984 में ऑपरेशन मेघदूत नाम से जो है चलाया। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच पड़ने वाले सियाचिन ग्लेशियर को पर भारत ने कब्जा कर लिया, जो कि पाकिस्तान ने ही सबसे पहले पहल की थी सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने की, लेकिन दोनों देशों में लड़ाई हुई और भारत ने ऑपरेशन मेघदूत चलाकर 1984 में सियाचिन पर अपना कब्जा कर लिया। फिर दोस्तों आतंकवाद और परमाणु परीक्षण का दौर शुरू होता है। कश्मीर में विद्रोह के लिए पाकिस्तान समर्थन करता है। 1998 में भारत ने एक सफल परमाणु परीक्षण किया। हालांकि इंदिरा गांधी के टाइम पे भी परमाणु परीक्षण हो गया था, लेकिन पाकिस्तान उसको कंसीडर नहीं करता था कि भारत के पास परमाणु बम है। लेकिन 1998 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में अटल जी ने एक बार फिर से परमाणु धमाका करके दुनिया को बता दिया कि हमारे पास वाकई में परमाणु बम है और उसको चलाने की हमारे अंदर क्षमता भी है। फिर 1999 में दोस्तों कारगिल युद्ध होता है। ठीक है, कारगिल युद्ध क्या होता है? कारगिल युद्ध दोस्तों एक कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है कारगिल, जिसको आगे हमने मैप में समझाया हुआ। कारगिल पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तान ने चढ़ाई करी। उस समय परवेज मुशर्रफ की सरकार थी, सैन्य तानाशाह थे पाकिस्तान के अंदर, तो वो चाहते थे कि कारगिल एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली पोस्ट हुआ करती थी, एक बहुत ही ऊंचाई पर स्थित जगह है कश्मीर के अंदर, जिस पर कब्जा पाना चाहता था पाकिस्तान। तो इस इरादे से उन्होंने यहाँ पर चढ़ाई ली, लेकिन भारत की सेनाओं ने बड़ी बहादुरी के साथ पाकिस्तानियों को मारकर भगा दिया और कारगिल पर अपना कब्जा बनाए रखा। फिर 2001 के अंदर दोस्तों पाकिस्तान के कुछ हमलावर आतंकवादी जो है भारतीय संसद पर हमले को अंजाम देते हैं। यहाँ पर 13 दिसंबर 2001 का टाइम था, जब पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों ने भारत की संसद, जो कि लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है भारत के अंदर, उस पर हमला बोल दिया, जिसमें अजमल कसाब का नाम आपने बहुत सुना होगा, जो कि एक आतंकी था, जो है सॉरी अजमल कसाब नहीं, अजमल कसाब तो वो ताज अटैक वाला था, लेकिन यहाँ पर जो है काफी 2-3-4 आतंकवादी थे, उन्होंने हमला किया, उसके बाद में वो मार दिए गए। फिर पाकिस्तान और भारत के रिश्तों में इस बात से बहुत ज्यादा तनाव व्याप्त हो गया। उसके बाद 2001 से 2008 का समय आता है, जब भारत पाकिस्तान के रिश्तों में एक शांति का चरण प्रारंभ होता है।
शांति के प्रयास होते हैं, इसमें तमाम असफलताएं होती हैं, फिर लाहौर घोषणा होती है, वाजपेयी की सरकार आती है, उन्होंने तमाम अपने सिद्धांत दिए और कई पहल किया जिससे संबंध एक दूसरे के साथ सुधरे। लेकिन फिर समग्र वार्ता प्रक्रिया शुरू हुई, गैस पाइपलाइनों को लेकर भी 2004 में कुछ समझौता वार्ताएं शुरू हुई, इसमें भी कुछ प्रगति का संदेश शुरू हुआ। लेकिन जैसे ही कुछ महत्वपूर्ण कार्य होता था, फिर एक अटैक पाकिस्तान द्वारा कर दिया जाता था, जिससे कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पुनः डिस्टर्ब हो जाया करते थे। 2008 में मुंबई में आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया गया पाकिस्तान के द्वारा, फिर से एक बार भयंकर तनाव भारत और पाकिस्तान के बीच हो गया। ठीक है, आई होप दोस्तों ये वीडियो में आपको अभी तक जो भी समझाया गया होगा वो समझ में आ रहा होगा। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जो तीसरा स्टेज आता है, उस स्टेज में है 2008 से 2015 तक, जब निष्क्रिय संबंधों का दौर चलता है, यानी कि इन दोनों देशों के रिश्ते बिल्कुल ही ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। इसमें क्या होता है, कम महत्वपूर्ण बातचीत होती है, इस चरण में न्यूनतम संवाद हुआ और विश्वास स्थापित करने के लिए प्रयास देखे गए, अक्सर चर्चाएं रुकी रही। प्रथम पड़ोस नीति, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो भारत की है, जिसमें भारत अपने पड़ोसियों को प्राथमिकता देता है, उसके अंतर्गत भारत ने क्षेत्रीय सहयोग को प्राथमिकता दी, जिसमें कुछ सकारात्मक संकेत और दौर हुए। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री की पाकिस्तान यात्रा होती है, अचानक 2015 में प्रधानमंत्री जब मोदी बनते 2014 में, अचानक कहीं विदेश यात्रा से लौट रहे थे और पाकिस्तान के एयर स्पेस में उड़ते हुए अचानक उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उस समय नवाज शरीफ हुआ करते थे, उनको फोन किया और वो मियाँ साहब बोलते हैं इनको, तो कहा कि मियाँ साहब हम आपके देश आना चाहते हैं। उसके बाद आनन फानन में पाकिस्तान ने व्यवस्था की। उसके बाद फिर ये यहाँ उनकी कोई भतीजी की शादी थी या किसकी शादी में ये पहुंचे हैं, उसकी ये तस्वीर है। काफी अच्छा जेस्चर दिखाने की कोशिश भारत के प्रधानमंत्री द्वारा फिर से की गई थी, जिससे कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में अच्छा दौर आ सकता था। लेकिन उसके आगे चलते हैं। देखिए नवीनीकृत चरण जब आता है 2015 से 2019 तक, इसमें क्या होता है, शत्रुताएं बढ़ गई, हमले और तनाव चिन्हित हो गए। क्यों? क्योंकि 2015 में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपीईसी के नाम से चाइना ने पाकिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना लगानी शुरू कर दी। जो क्या हो रहा था, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से जा रहा था, जिसमें भारत अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानता था। इस बात को लेकर के फिर से एक बार दोनों देशों के संबंधों में भयंकर कड़वाहट देखने को मिली। फिर पाकिस्तान द्वारा कई हमले किए जाते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से होता है 2019 में पुलवामा हमला होता है, जिसमें सीआरपीएफ के कॉन्वॉय के ऊपर 2019 में एक खतरनाक आईईडी ब्लास्ट किया जाता है, जिसमें काफी 40-45 की संख्या में भारत के जो सेना कर्मी होते हैं वो शहीद हो जाते हैं। इस आतंकवादी हमले का बदला लेने के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा एक बालाकोट में हवाई हमला किया जाता है, जिसमें जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर ऑपरेशन बंदर नाम से एक ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है और उन ठिकानों को बर्बाद करके कई सैकड़ों आतंकवादियों को मार गिराया जाता है। दोस्तों आई थिंक अभी तक आपको भारत और पाकिस्तान के जो संबंध है कैसे कैसे चले, किन किन चरणों में चले, ये सारी चीजें मैंने आपको बताया। 2019 तक मैंने डिस्कस कर दिया है। 2019 के बाद से 2024 तक अगर भारत और पाकिस्तान के संबंधों की बात करेंगे तो वैसे ही रहे हैं, नॉर्मल नहीं हुए हैं। अभी भी न कोई ट्रेड डील होती है हमारे बीच और ना ही किसी भी तरह का राजनीतिक संवाद जो है भारत और पाकिस्तान के बीच इस समय होता है। पाकिस्तान के प्रति पहले भारत के जो 2014 में एनडीए की सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, उन्होंने काफी अच्छा रुख दिखाया था अपनी नेबरहुड पॉलिसी के तहत पाकिस्तान से अच्छे रिलेशंस बनाने के लिए। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, उसने नहीं माना। उसके बाद से उन्होंने कभी भी आज तक 2014 से 24 हो गए हैं, कभी भी पाकिस्तान की किसी भी राजनेता से बात नहीं की। हालांकि उधर से कई बार पहल की गई, लेकिन इधर से किसी भी तरह का रिस्पांस उनको नहीं दिया गया। आइए अब हम भारत और पाकिस्तान की नीति का विकास समझते हैं। भारत की नीति का विकास पाकिस्तान के संदर्भ में समझते हैं कि प्रधानमंत्रियों के काल में किस तरह की नीतियां अपनाई गई, जिनमें प्रमुख रूप से हम जवाहरलाल नेहरू जी जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उनके दौर में देखते हैं भारत और पाकिस्तान के प्रति भारत जो है पाकिस्तान के प्रति कैसा रुख रखता था। दोस्तों ये पाकिस्तान को विदेश नीति के लिए चुनौती कभी नहीं मानते थे जवाहरलाल नेहरू साहब। ये मानते थे कि पाकिस्तान स्वतः ही भारत में विलय हो जाएगा, क्योंकि उसका इतिहास, भूगोल और नियति भी भारत से जुड़ी हुई थी। इसका मतलब ये था कि जवाहरलाल नेहरू जी काफी सॉफ्ट थे भारत और पाकिस्तान के संबंधों को लेकर के। वो ऐसा मानते थे कि एक न एक दिन पाकिस्तान जो है भारत का हिस्सा बन ही जाएगा। उसके बाद आया इनकी बेटी, जो जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी। इनको मैं बहुत ही सम्मान पूर्वक बुलाता हूं। ये देश की आयरन लेडी वाकई में रही थी। जब 1971 में भारत और पाकिस्तान में उन्होंने कैसी नीति अपनाई, भारत और पाकिस्तान की जंग के दौरान एक यथार्थवादी नीति अपनाई। ये आदर्शवादी नीति पर चलते थे, इनकी बेटी यथार्थवादी नीति पर चली, यानी कि जैसे को तैसा। इन्होंने कश्मीर समस्या को हल करने में विफल रहने के कारण
शिमला समझौते में कूटनीतिक हार का भी इंदिरा गांधी जी को सामना करना पड़ा, लेकिन बहुत बड़ी उपलब्धि 1971 के जंग में जब 93,000 पाकिस्तानी फौजियों ने भारतीय सेना के सामने हथियार डाल दिया था, ये इनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि आज भी मानी जाती है। और इन्होंने पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांट करके पाकिस्तान को हमेशा के लिए अकेला कर दिया था, जब इनके सहयोग से बांग्लादेश नाम से एक नए देश का नक्शे के ऊपर उदय होता है। अब दोस्तों इंद्र कुमार गुजराल के टाइम पे गुजराल सिद्धांत, जिसको गुजराल डॉक्ट्रिन कहा जाता है, वो दिया गया। इसमें कहा गया जो नेहरू जी की पंचशील नीति थी और गैर पारस्परिकता पर आधारित उनकी नीति हुआ करती थी। भारत और पाकिस्तान संबंधों में इस नीति ने, इंद्र कुमार गुजराल की नीति ने नई ताजगी ला दिया था। आइए अब और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दौर आता है प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बड़ा ही अच्छा शब्द बोलते थे, यानी कि बड़ा ही अच्छा कथन बोलते थे कि हम इतिहास तो बदल सकते हैं लेकिन भूगोल नहीं। हम अपने दोस्त तो चुन सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। ये पाकिस्तान और भारत के आसपास जो भारतीय उपमहाद्वीप में देश बसते थे, उनके प्रति इनकी विदेश नीति का विजन कैसा होगा, इस कथन से आप समझ सकते हैं। हालांकि दोस्तों भारत के पोखरण परीक्षण ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को सही ठहरा दिया। उसके बाद इनकी बस कूटनीति चली, जो कि दिल्ली से लाहौर तक ये बस लेके गए थे। यहाँ बस के अंदर ये एक मैत्री बस यात्रा थी। ये भारत और पाकिस्तान के संबंधों को अच्छा करने का प्रयास इनका बहुत ही अच्छा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही बस यात्रा समाप्त हुई, कारगिल में युद्ध जो है पाकिस्तान ने छेड़ दिया। भारत के प्रधानमंत्री एक बार फिर से ठगे हुए महसूस करने लगे। हालांकि कश्मीर के जो कारगिल सेक्टर है, यहाँ पर मैप के अंदर आपको दिख रहा है, काफी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट था। यहीं पर हमला किया था पाकिस्तान ने और चाहता था कि कारगिल पर कब्जा करके नेशनल हाईवे के ऊपर से जो भी भारत के सेनाओं को मदद भेजी जाती थी, उस हेल्पलाइन को काटना था। यहाँ पर शत्रुघ्न सिन्हा भी बस यात्रा के अंदर जो है पाकिस्तान में दिख रहे हैं और यहाँ पे ये तस्वीर उसी बस यात्रा के दौर की है। अटल बिहारी वाजपेयी ने दोस्तों 2003 के युद्ध विराम समझौते और 2004 के इस्लामाबाद संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए, जिससे शांति प्रक्रिया फिर से शुरू हुई और जम्मू कश्मीर में हिंसा में गिरावट आई। यहाँ पर कारगिल युद्ध के समय की कुछ तस्वीर आपको यहाँ पर दिख रही है। कैप्टन विक्रम बत्रा की यहाँ पर ये तस्वीर बहुत ही आपको मनमोहक लग सकती है। अब कारगिल युद्ध में क्या हुआ, ये सब चीजें मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये सब चीजें बताने से थोड़ा सा जो वीडियो है लंबा हो जाएगा और बोरिंग लगेगा। आप समझ नहीं पाएंगे कि इस वीडियो का उद्देश्य क्या था। ठीक है, थोड़ा चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दौर आता है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का। मनमोहन सिंह के दौर में पाकिस्तान और भारत के रिश्ते कैसे रहे, ये चीज समझते हैं और भारत किस नीतियों पर एम एम सिंह के टाइम पर काम करता था, इसको देखते हैं। यानी कि मनमोहन सिंह ने दोस्तों पाकिस्तान की नीति परस्पर निर्भरता और कार्यात्मकता पर आधारित। ये चाहते थे कि एक दूसरे के प्रति कॉपरेशन हो और हम एक दूसरे से ट्रेड और रिश्तों में निर्भरता जो है दिखाएं, जिससे हमारे रिश्ते जो है वो परस्पर मजबूत हो। उन्होंने यानी कि मनमोहन सिंह जी ने दोस्तों आर्थिक परस्पर निर्भरता बढ़ाने के लिए आर्थिक कूटनीति की ओर ध्यान केंद्रित किया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और राष्ट्रपति जो वहां के हुआ करते थे पाकिस्तान के, परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में 2003 से 7 में भारत और पाकिस्तान शांति स्थापना के लिए तेजी से प्रयास किए गए। फिर दोस्तों विभाजित कश्मीर के बीच व्यापार और यात्रा जैसे पथ प्रदर्शक CBM को लागू किया, जिसमें एक मसौदा रूपरेखा तैयार हुआ जो कि कश्मीर संघर्ष का एक स्थायी समाधान प्रदान कर सकता था। ठीक है, यहाँ पर परवेज मुशर्रफ और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तस्वीर लगी हुई है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दौर आता है हमारे आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने नवाज शरीफ से काफी अच्छा जो है रिश्ते करने की कोशिश की थी, लेकिन हालांकि ये रिश्ते नहीं बन पाए। आखिर इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ये नई सरकार गठित हुई 2014 में, प्रधानमंत्री बने थे मोदी जी भारत के अंदर। उसके बाद इन्होंने अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी यानी कि प्रथम पड़ोसी नीति का इन्होंने अनावरण किया, जिसमें ये विदेश नीति के अंदर दक्षिण एशियाई देशों को काफी प्राथमिकता दिया करते थे। यही है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। दोनों देशों के बीच दोस्तों प्रधानमंत्री स्तर की वार्ताएं शुरू हुई। दोनों पक्षों द्वारा सद्भाव दिखाया गया। पाकिस्तान द्वारा इस सद्भाव के अंदर क्या किया गया, भारतीय मछुआरों को रिहा किया गया। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के अंदर भी 2014 में बुलाया गया था। 2015 में दोस्तों भारतीय प्रधानमंत्री की पाकिस्तान यात्रा, जो कि ये अचानक जो है पाकिस्तान में पहुंचे थे, ये पहली यात्रा थी, इसलिए पाकिस्तान के प्रति भारत के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव था। उसके बाद दोस्तों 2015 में एक और बड़ा कांड हो गया, CPEC, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, इसे भारत अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानता था। CPEC कहाँ है, चाइना के ये यहाँ से प्रारंभ होकर के भारत का ये जो हिस्सा है
वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पीओके है, जो कि भारत के कश्मीर प्रांत का ही एक हिस्सा है, जो 1947 में भारत के पाकिस्तान ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। लेकिन भारत अभी भी इसको अपना हिस्सा मानता है, इसलिए जो सीपीईसी परियोजना का प्रारंभ चीन और पाकिस्तान ने किया जो है, उसको भारत लगातार अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानता रहा है कि यहां से लेकर के ये परियोजनाएं पाकिस्तान के बिल्कुल बीच से होते हुए ग्वादर पोर्ट तक अरबियन सी के अंदर खुलती है। 2015 में दोस्तों गुरदासपुर में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद हमलों की एक श्रृंखलाएं ही प्रारंभ हो गई। फिर 2016 में आप पठानकोट हमला देखते हैं, नगरोटा हमला देखते हैं, उरी हमला देखते हैं, अमरनाथ यात्रियों पर हमला देखते हैं। अनेक घटनाओं ने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में एक बार फिर से जबरदस्त तनाव ला दिया। 2019 में जो सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर पुलवामा अटैक हुआ, उसके बाद भारत ने उरी हमले का जवाब देने के लिए पीओके के अंदर भी सर्जिकल स्ट्राइक किया। पुलवामा हमले के अंदर हमले का जवाब देने के लिए ऑपरेशन बंदर नाम से एक ऑपरेशन इंडियन एयरफोर्स द्वारा चलाया गया था। पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी भारत ने ले लिया था। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 2019 का पुलवामा हमला, ये सब चीजें जो है आपको दिख रही होंगी। फिर 2019 के अंदर 370 जो अनुच्छेद भारत के जम्मू कश्मीर राज्य को एक स्पेशल स्टेटस देता था, उसको जो है निरस्त कर देने के बाद दोनों देशों यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो राजनयिक संबंध है वो काफी कम हो गए। फिर पाकिस्तान ने कश्मीर पर अपनी स्थिति के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाने के लिए एक वैश्विक राजनयिक अभियान भी शुरू किया। यहाँ पर एयर स्ट्राइक जो इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000 विमानों द्वारा दी गई थी, उसकी एक कटिंग उपलब्ध है, यहाँ पर देख लीजिएगा। और ये पुलवामा हमले की एक तस्वीर है, यहाँ पर दिख रहे हैं। यहाँ पर जो है संसद के अंदर 2019 में भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने वो विधेयक जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक था, उसको पास करते हुए यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। 2019 के बाद तक अभी भी 2024 तक पाकिस्तान और भारत के रिश्ते वैसे के वैसे बने हुए हैं। हम इसमें आशा करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते आने वाले वर्षों में अच्छे हों। पाकिस्तान जो कुछ कमियां हैं अपनी सुधार करके भारत से मिल जाए और एक दूसरे के देशों के बीच हर तरह से संबंध स्थापित हो, तो इन दोनों देशों को निश्चित तौर पर लाभ मिल सकता है। इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक और संक्षिप्त में कुछ चीजें मैंने समझाने की कोशिश की। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के लिहाज से जो भी इंपॉर्टेंट हो सकता था वो सारा समझाने की कोशिश। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर कुछ चीजें नहीं समझ आई हो तो वो कमेंट बॉक्स में आप लोग देख सकते हैं। यदि ये वीडियो काफी उलझा हुआ लगे तो आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक अगर आप समझेंगे तो आपको ये वीडियो सुलझा हुआ जरूर लगेगा, क्योंकि काफी स्टैंडर्ड तरीके से जो है यहाँ पर ये मटेरियल आपके लिए पेश किया गया और काफी कम समय के अंदर आप भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को इतने अच्छे तरीके से समझ पाए, ये आपको शायद ही किसी अन्य वीडियो के अंदर मिल पाए। वीडियो आपको कैसा लगा ये आप जरूर बताइए। इतनी देर ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।